हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मधुकामिनी का पौधा। मधुकामिनी यानी खुशबू का खजाना, फूलों का गुलदस्ता, या फिर एक ऐसा पौधा जो खिलता है तो 1000 से ज़्यादा फूल एक साथ एक ही पौधे में आपको खिलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको अपने मधुकामिनी के पौधे के अंदर 1000 से ज़्यादा फूल चाहिए, बहुत सारे भर भर के पत्तों से ज़्यादा फूल लेने हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे सीक्रेट टिप्स कि जो आपका मधुकामिनी कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाएगा। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केयर टिप्स। और अगर आप मधुकामिनी का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये सारी जानकारी आपको शुरू से ही होगी तो अगर आप नया पौधा खरीद कर लाते हैं, स्टार्टिंग से ही आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, चाहे वो कितना ही छोटा पौधा आपका क्यों ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट, मधुकामिनी गर्मियों का पौधा है, यानी गर्मियों के मौसम में फूल देने वाला पौधा है मधुकामिनी का पौधा। ये मार्च से ग्रोथ स्टार्ट करता है, यानी नए पत्ते निकालना शुरू करता है, और मई आते आते काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है और नवंबर तक ये फूल देता रहता है। यानी कि जो बीच के 2-3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना है, उसी समय ये थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में रहता है सर्दियों के टाइम, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही होती हैं। और आज मई महीने की 8 तारीख है और आप देख सकते हैं कि जो मेरा पौधा है वो पूरा का पूरा फूलों से भर चुका है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपको मधुकामिनी का पौधा खरीदना है तो सबसे सही समय इसको खरीदने का होता है गर्मियों का समय। अभी मई का महीना चल रहा है और अगर आपको ये मधुकामिनी का पौधा अपने गार्डन के लिए खरीदना है तो आप इस समय नर्सरी से जाकर इस पौधे को ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये सबसे नॉर्मल वैरायटी है, इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसकी एक और वैरायटी आती है जिसके जो पत्ते हैं वो थोड़े बड़े, उसको आप ज़मीन में ग्रो कर सकते हैं, या फिर गमले के लिए ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ ये सबसे बढ़िया वैरायटी का प्लांट है और गमले में यही लगाया जाता है। या फिर बॉन्साई बनाने के लिए आपको चाहिए तो जो मिनिएचर वैरायटी का होता है, यानी मिनी मधुकामिनी का जो पौधा है जिसके अंदर फूल नहीं आते हैं, उसको आप बॉन्साई बनाने के लिए ले सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आप नया पौधा खरीद करके लाते हैं इस सीज़न में, ये जो पौधा आप देख रहे हैं मेरा पिछले साल मैंने खरीदा था, मात्र 1 साल पुराना ये पौधा है मेरा और काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रोथ है और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग इसने इस साल फिर से देना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नया पौधा खरीद करके लाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे दिमाग में कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी आपको बनाने के लिए सिर्फ आधी मिट्टी लेनी है, आधी कंपोस्ट लेनी है और थोड़ी सी मात्रा आपको धान का छिलका या फिर कोकोपीट का मिला लेना है। आप चाहे तो धान का छिलका और कोकोपीट दोनों को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिला सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट आपको आधा लेना है और आधा आपको मिट्टी लेना है। इससे पौधे की ड्रेनेज बहुत अच्छी रहेगी, इसकी जड़ों की ग्रोथ आगे बहुत अच्छी रहेगी और जो पत्ते हैं वो बहुत ही सुंदर और ग्रीन निकल करके आएंगे और आपका पौधा भी भर भर के फूल देगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाएं अपने पौधे की रिपोर्टिंग करते समय। बस कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, और आधी कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आप इसकी रिपोर्टिंग करते समय ज़रूर मिलाएं। चौथा पॉइंट आता है इसके पॉट का साइज़। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है 10 से 12 इंच के पॉट में। तो जो नॉर्मल साइज़ है पॉट का वो 10 से 12 इंच का है। आप देख सकते हैं जो मैंने दूसरा पौधा लगा रखा है सफ़ेद रंग के पॉट में, ये मात्र 7 इंच का पॉट है और उसमें भी पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और ये जो बड़ा पौधा है इसको मैंने सिर्फ 10 इंच के पॉट में लगा कर रखा हुआ है। तो आप पॉट का साइज़ नॉर्मली 10 से 12 इंच का ले सकते हैं मधुकामिनी के पौधे को लगाने के लिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि मधुकामिनी के और पौधे आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं या फिर बीजों से इसको लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं और ये बीजों से भी लगाया जा सकता है। जैसे कि आप ये वाली कटिंग मेरी देख रहे हैं, इसको जब मैंने स्टार्टिंग में मार्च के महीने में अपने पौधे के ऊपर काम करना शुरू किया था तभी ये कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई है, यानी कलियाँ बन रही हैं। काफ़ी बढ़िया इस कटिंग ने ग्रो ले लिया है। तो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इस कटिंग को लगाए हुए। ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको मैंने थोड़ा बाद में लगाया है, लेकिन इसमें भी रूटिंग हो गई है। इसको लगाए हुए 20-25 दिन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक पौधे से, कटिंग से भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको ग्रो करने का बीजों से। जो सीज़न के लास्ट बीज मेरे पास थे उनको मैंने ग्रो कर दिया था, तो इसमें आप देख सकते हैं कितने सुंदर 2 पौधे निकल करके आ गए हैं। काफ़ी सुंदर ग्रोथ हो गई है, 6-7 इंच लंबे ये हो चुके हैं और अभी सही समय है इसको पॉट के अंदर शिफ्ट करने का। तो मैं जल्दी इसको पॉट के अंदर शिफ्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आप मधुकामिनी के पौधे को घर में तैयार कर सकते हैं। इसके जो बीज होते हैं वो लाल रंग के, जब ये पक जाते हैं तो लाल लाल रंग के आपको दिखाई देंगे। पहले तो हरे रंग के होते हैं, लेकिन पकने के बाद ही आप उसको तोड़ें जब वो ऑरेंज कलर का या फिर लाल रंग का इसका बीज हो जाता है। आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं
छाया में सुखा करके अगले सीज़न के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से तो आप ग्रो कर ही सकते हैं। बीज अभी नहीं है आपके पास तो पौधा अगर आपके पास है तो कटिंग लगा लो, इसी सीज़न में इसकी कटिंग लगती है। बारिश में भी बहुत अच्छी तरीके से कटिंग लग जाती है। आगे जब जून का महीना आएगा तो बारिश होनी शुरू हो जाती है और वो टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम रहता है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। इसके बाद छठा पॉइंट कि मधुकामिनी को धूप कितना चाहिए। तो भाई मधुकामिनी जो है वो गर्मियों का, इसको आप धूप में रखोगे तभी ये फूल देगा, क्योंकि गर्मियों का पौधा है। इसी से पता चलता है कि धूप इसके लिए, गर्मियाँ इसके लिए कितनी ज़रूरी है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप नया नया पौधा लेकर के आ रहे हैं और आपका पौधा भी छोटा है, उसके अंदर फ्लावरिंग बहुत ही कम है, तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रखो। लेकिन जब ये फूल देना शुरू करता है, जैसे कि मेरा ये वाला पौधा ये पूरा फूलों से भर गया है, जब ये फूल देना शुरू करता है तो जो इसके फूल है मात्र 1-2 दिन ही आपके पौधे के अंदर टिके रहते हैं। इसके बाद ये भूरे होकर के जलने लग जाते हैं या फिर गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा और दिन आपका ये जो फूल है आपके पौधे के अंदर चल जाए, तो इसके लिए आप जब ये फूल खिल जाए पूरी तरीके से तो आप इसको हल्की सी शेड वाली जगह पे रख दो, जहाँ पर सुबह की 1-8 घंटे की धूप मिले और बाकी टाइम इसके ऊपर छाया रहे। लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे फूल सूख करके गिर जाएं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, तो फिर से आपको इसको धूप पे रखना है। यानी धूप फिर से फ्लावरिंग के लिए, कलियां बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और शाम होने तक आपका जो पौधा है ये मुरझा जाता है, तो फिर आप इसे सुबह की 3-4 घंटे वाली धूप पर रख सकते हैं। और जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उसको आप स्किप कर दो, वहाँ से इस पौधे को आप हटा दो। इसके बाद 7वां पॉइंट जो है इसकी वाटरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको पानी देते हैं तो सुबह सुबह आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें, इससे जो इसके पत्ते हैं साफ़ सुथरे और हरे भरे बने रहेंगे। दूसरा पॉइंट, ओवर वाटरिंग आपको इसमें नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालोगे, भर भर के पानी दोगे, तो जो इसकी कलियां हैं वो स्ट्रेस में जा करके गिरनी शुरू हो जाती हैं या फिर सूखने भी लग जाती हैं। मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना है। पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके पौधे में, लेकिन ड्रेनेज अच्छी रखें, यानी जब भी आप पानी दो तो नीचे छेद से पानी निकले। अगर ऐसी कंडीशन है पौधे की तो चाहे आप दिन में 3 बार भी पानी दो तो पौधा हमारा ख़राब नहीं होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि पौधा आपका गीला है, इसकी मिट्टी गीली है और फिर से आप पानी डाल दो। ये कंडीशन आपके पौधे को ख़राब कर देगी, इसकी कलियों को ख़राब कर देती है। तो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ धूप, बहुत तेज़ हीट और पानी का जो गलत तरीका है देने का, वो पौधे की कलियों को ख़राब करता है। अगर आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं तब भी कलियों में पानी की कमी की वजह से भी कलियां सूखने लग जाती हैं और गिरने लग जाती हैं। तो अगर आप सही तरीके से पानी नहीं दे रहे हैं, सही समय पर पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो मिट्टी को एकदम से सूखने से बचाने के लिए आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। यानी मिट्टी को आप किसी भी ऐसी चीज़ से ढक दो जिससे सीधी धूप मिट्टी के ऊपर ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं इनका आप ध्यान रखें। आपका पौधा ना सूखेगा ना मुरझाएगा, पूरी गर्मी हरा भरा बना रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे सीक्रेट टिप्स। अगर आपका मधुकामिनी का पौधा अभी मई शुरू हो चुका है फिर भी उसने फूल देना शुरू नहीं किया है या फिर कम फूल दे रहा है, तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। 4 ऐसी ज़रूरी बातें हैं, बस आप इनका ध्यान रखो, मधुकामिनी भर भर के फूल देगा। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है यानी कि मार्च का महीना, पौधा आपका पुराना है तो हमेशा पौधे की थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग ज़रूर कर देना चाहिए, जो कि समय अभी निकल चुका है। ये काम मैंने मार्च में ही कर लिया था। तो अगर आपके पास अभी आप पौधा खरीद कर लाते हैं तो अगले सीज़न में आप ध्यान रखो, पौधे की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मधुकामिनी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, घना होगा, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ प्रूनिंग करी थी वहाँ पर कई सारी ब्रांचेस निकल करके आई, 1 नहीं 2 नहीं, कई सारी ब्रांचेस निकल करके आई, और जितनी भी ब्रांचेस उतने ही ज़्यादा फूलों के गुच्छे। तो फ्रेंड्स, ये तो पहला ट्रिक था। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में अपने पौधों की प्रूनिंग नहीं करी थी, स्टार्टिंग में मधुकामिनी की कटाई छटाई आपने नहीं करी है, तो अब आगे क्या? इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप हर एक फूल के बाद अपने पौधे पर बहुत सारी ब्रांचेस ले सकते हैं। यानी मधुकामिनी पूरे सीजन नई ग्रोथ निकालता रहता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे ही फ्लावरिंग खत्म होती है तो सभी जो फ्लावरिंग सूख जाती है उन सब के टिप को आप एक आध नोड छोड़ करके कट कर, यानी हर फ्लावरिंग के बाद आप अपने पौधों के ऊपर टिप प्रूनिंग करते रहिए, यानी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग आप इसकी करते रहिए हर फ्लावरिंग के बाद। इससे होगा क्या कि आपका पौधा लगातार नई ब्रांचेस निकालता रहेगा। इससे आपका एक छोटा सा पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा।
पौधे को घना बनाने का ये एकमात्र ट्रिक है। इसके आगे खाद भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले जो तीसरा सीक्रेट है जो कि आपके मधुकामनी को बहुत सारी फ्लावरिंग देता है, वो है इसकी मिट्टी का नेचर कैसा होना चाहिए, यानी ये कौन सी तरह की मिट्टी को पसंद करता है। मधुकामनी का पौधा अम्लीय मिट्टी को पसंद करता है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है तो ये फूल देना कम कर देता है, क्योंकि पौधों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी बन जाती है। पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए करना क्या है, जो भी खाद आप अपने पौधों को देते हैं, किसी भी पौधे को, जो पौधा आपका अम्लीय मिट्टी को पसंद करता है, जैसे कि गुलाब भी अम्लीय मिट्टी को पसंद करता है, ऐसी मिट्टी में आप 15 दिन पर, 20 दिन पर या फिर महीने में कोई ऐसी चीज़ अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें जिसके अंदर अच्छी मात्रा में सल्फर हो और टैनिक एसिड हो। ये जो दोनों चीज़ें हैं नेचुरल तरीके से मिट्टी को एसिडिक बनाती हैं। नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा भी पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इसके लिए कंपोस्ट भी बहुत ही बढ़िया रहता है। जो लोग लगातार कंपोस्ट अपने पौधों के अंदर डालते हैं उनके पौधे की मिट्टी भी लगातार एसिडिक बनी रहती है, काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग पौधे करते हैं। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए कौन सा खाद सबसे बढ़िया रहेगा आगे मैं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन इससे पहले जो हमारा आखिरी टिप है, यानी जो आखिरी सीक्रेट टिप है हमारा, वो है इसका फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में ही पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने का जो सारा सामान है वो आपके पौधे को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर पौधे की अलग नीड होती है, हर ज़रूरत होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। उसी तरीके से मधुकामनी को जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए वो चाहिए नाइट्रोजन और पोटाशियम। अगर ये दोनों चीज़ें इसकी मिट्टी में है तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे फूल देता है। अब इसके लिए फर्टिलाइज़र हम कौन सा दे सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। दो ऐसे खाद जिसमें से कोई भी एक आप अपने मधुकामनी के पौधे को 15 दिन में एक बार दे दो। 15 दिन में नहीं तो कम से कम 20-25 दिन में एक बार दे दो आप, ये बहुत ही सुंदर फूल देगा। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आप ये देख रहे हैं, ये आपको आपके घर में ही मिल जाती है। ये हमारे लिए वेस्ट होती है और हम इसको फेंकते रहते हैं, लेकिन इसको आपको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। आप किसी भी पौधे में इसको दे सकते हो और ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये पौधों के पत्तों की ग्रोथ को बहुत ही सुंदर कर देता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होने से अगर आपका कोई भी पौधा उसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो सब में आप इस खाद को दे सकते हैं। तो ये नेचुरल लिक्विड है क्या, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है दाल का पानी। फ्रेंड्स, कोई भी दाल जो आप अपने घर में भिगोते हैं या फिर धोते हैं खाने के लिए, बनाने के लिए, उन पानी को आप कभी भी मत फेंको। या फिर कोई ऐसी दालें हैं जैसे चने हैं, आप इनको भिगो करके रखते हैं, कोई भी चना है, चाहे वो सफ़ेद चना है या फिर काला चना है, साबुत मूंग है या फिर साबुत उड़द है, कोई भी दाल, कोई भी चना जो भी आप भिगो रहे हो, या फिर आप अगर सोयाबीन भिगोते हैं बनाने के लिए तो सोयाबीन का पानी भी आपको नहीं फेंकना है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको नाम गिनाए, कोई भी इसमें से किसी का भी पानी आपको यहाँ पर ले लेना है और अपने मधुकामनी को देना है। लेकिन अभी ये हमारा जो खाद है वो पूरा नहीं हुआ है, इसमें हम एक चीज़ अगर और मिला देंगे तो इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो चीज़ क्या है, वो जो चीज़ है वो है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अब ये कॉफ़ी पाउडर बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके साथ ही कॉफ़ी पाउडर में टैनिक एसिड पाई जाती है। टैनिक एसिड किसी भी पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। तो जो हमारा तीसरा सीक्रेट पॉइंट था कि मिट्टी को एसिडिक कैसे बनाना है, ये वाला एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। इसको बस आप अपने पौधे में 15 दिन में एक बार दे दो और आप देखोगे कि आपका जो मधुकामनी कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो पहला फर्टिलाइज़र था, लेकिन अब मैं बात कर लेती हूँ दूसरे फर्टिलाइज़र की। उसको भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप दाल का पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, टाइम नहीं है, समय नहीं है, दाल का पानी आप एक दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगले दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा आपको ये जो दाल का पानी है या फिर चने का पानी है उनको नहीं रखना है, बस 1-2 दिन में ही आप इस्तेमाल कर लो। अब दूसरा फर्टिलाइज़र क्या है, इसको बनाने के लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो छिलके निकलते हैं, जैसे कि आलू का छिलका, प्याज का छिलका या फिर केले का छिलका, इन सभी छिलकों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। कोई भी 2 छिलके आप ले लो, उसको भिगो करके 1 दिन के लिए आप रख दो, 1 से ज़्यादा दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 छिलके लिए थे, प्याज का छिलका और केले का छिलका, इनको भिगो करके मैंने रख दिया था। ये तकरीबन 2-3 दिन से भीगे हुए छिलके हैं मेरे पास। अब ये जो लिक्विड यानी जो इसका पानी है इसको आप छान लो, थोड़ा सा छान लो, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन गया है। 2-3 दिन से ये भीगा हुआ है। ऐसे ही जितना ज़्यादा दिन आप भिगो कर रखते हैं खाद उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा लिक्विड इसका लूँगी, लगभग 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर से ले लिया है, बाकी मैं किसी और पौधे के अंदर डालूँगी। अब आपको करना है इसको डाइल्यूट, यानी कि लगभग 2-3 गुना आप और पानी इसके अंदर मिला लो।
इसके बाद ही इसका इस्तेमाल आपको पौधे के अंदर करना है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हमें टैनिक एसिड की मात्रा और बढ़ानी ताकि हमारी मिट्टी एसिडिक भी हो जाए। तो इसके लिए जो दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं वो भी आपके घर के किचन में ही आपको मिल जाती है। ये है चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो अभी हमने उबाली नहीं है। इसकी जगह आप उबली हुई चाय की पत्ती भी दे सकते हैं और उसकी जो मात्रा है आप 5 चम्मच तक ले सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं जिसको अभी आपने उबाला नहीं है, तो फिर आधा चम्मच 15 दिन में एक बार से ज़्यादा आप मत दो उसको। तो पहले इसको मैं मिट्टी के अंदर डाल दूंगी, उसके बाद ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको भी मैं डाल दूंगी। इससे हमारे पौधे को सारी ही चीज़ें मिल गई, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, टैनिक एसिड और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन। तो एक बहुत ही बढ़िया रिच फर्टिलाइज़र ये बन गया है आपके मधुकामिनी के पौधे के लिए। इसको भी आप 15 से 20 दिन में एक बार दे दो अपने पौधे को। जो आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो भी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 सीक्रेट मैंने आपको बताए इसका आप ध्यान रखो। इसके अलावा पेस्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े क्या इसके ऊपर आकर के लगते हैं, तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े इसके ऊपर नहीं लगते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई कीड़ा इसके ऊपर लग रहा है, पत्तों को खा रहा है, तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसके ऊपर स्प्रे कर दो। तेज़ धूप में आप मत करना, पौधे को पहले छाया में रखो फिर स्प्रे करो। या फिर आप रेगुलर अगर नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं अपने सभी पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए, तो मधुकामनी के ऊपर भी कर दीजिए। आपका मधुकामनी हरा भरा बना रहेगा, इसके पत्ते बहुत ही हरे और सुंदर निकल करके आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।